हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड की। ये माइनिंग और मेटल स्पेस की पहली कंपनी होने वाली है जो इस चैनल पर हम एनालाइज करेंगे। इस बिज़नेस में मैं इसीलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल में इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। इस बिज़नेस के थ्रू मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी धंधे को, किसी भी बिज़नेस को किस तरीके से पढ़ सकते हैं या किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्याम मेटालिक्स का धंधा क्या है, बिजनेस क्या है। देखिए, श्याम मेटालिक्स इज़ अ इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी। अब इंटीग्रेटेड वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि श्याम रॉ मटेरियल से लेकर और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, वो सारी चीज़ें बनाता है। फॉर एग्जांपल, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और जो आयरन का ओर होता है वो ये माइनर से खरीदते हैं, उसको क्लीन करते हैं और क्लीन करके बनाते हैं आयरन पैलेट्स और स्पंज आयरन। ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है पूरी स्टील इंडस्ट्री में। अब उसके बाद इस रॉ मटेरियल को वो डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वहाँ पर रिडक्शन होती है, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइमस्टोन एंड कोक, और फिर बनता है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा। अब कच्चे लोहे से ये डिफरेंट तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे रॉट आयरन बना सकते हैं, कास्ट आयरन बना सकते हैं, उसके बाद स्टील बना सकते हैं। यहाँ पर स्टील बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टील क्या होता है? स्टील वो आयरन है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.02% से 2% तक होता है। तो इनकी जो वैल्यू चेन है वो स्टील में आगे बढ़ती है। स्टील से ये और क्या क्या बनाते हैं? स्टील से ये स्टील बिलेट्स बनाते हैं, जो लंबे और मोटे स्टील के बार्स होते हैं उनको बनाते हैं। ये किस चीज़ में काम आते हैं? ये एक्सल बनाने के काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, के बाद गियर शाफ्ट्स बनाने के काम आते हैं, इन सब में इनका काम होता है। इसके अलावा स्टील से ये TMT सरिया बनाते हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, वो सरिया आप सब ने देखे होंगे। इसके अलावा स्टील के अंदर जब मैंगनीज, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ऐड कर देते हैं तो फेरो अलॉयज बनते हैं। श्याम वो भी बनाती है। स्टेनलेस स्टील बनाती है। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाती है? इसी स्टील के अंदर जब क्रोमियम और निकल ऐड कर देती है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। स्टेनलेस स्टील के ब्राइट बार्स बनते हैं, वायर्स बनती हैं। उसके बाद CRM प्रोडक्ट्स बनते हैं। CRM प्रोडक्ट्स यानी जो हमने वो गट्ठे देखे हैं ना, जो ट्रक्स में बड़े बड़े फ्लैट मेटल के रोल्स बने हुए होते हैं जो बहुत भारी भारी लगते हैं, बड़े बड़े ट्रक लेके घूमते हैं, वो बनाते हैं। ये ना सिर्फ स्टील के बनाते हैं बल्कि स्टेनलेस स्टील के भी बनाते हैं। उसके बाद ये DI पाइप्स बनाते हैं। DI पाइप्स कौन सी होती हैं? जो वाटर पाइप्स होती हैं, जो सीवेज प्लांट्स में और वाटर को इधर से उधर ले जाने के काम आती हैं। उसके अलावा ये कलर कोटेड शीट्स बनाते हैं। कलर कोटेड शीट्स कौन सी होती हैं? जो हमने शेड्स देखी है आज के दिन में, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनते हैं, उनमें जो शीट्स लगती हैं उनको बनाते हैं। तो बात को समझिएगा कि श्याम मेटालिक्स और से पैलेट्स बनाता है और स्पंज आयरन बनाता है और उसको बेचता है। तो प्रोसेसिंग वहाँ पर बहुत कम होगी। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने उस पैलेट को एक कलर कोटेड शीट बना दिया, दैट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, इसको वो डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो श्याम मेटालिक्स पूरी वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती। इसके अलावा इन्होंने एंटर किया है एल्यूमिनियम स्पेस में। अब एल्यूमिनियम में पूरा रॉ मटेरियल ही डिफरेंट होता है, ये स्क्रैप से एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो बात को समझिएगा कि इंटीग्रेटेड वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा ये इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं कि जो स्टील इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा पावर गजलिंग इंडस्ट्री है, यानी उसमें पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपनी एनर्जी भी खुद बनाते हैं। इनके पास कैप्टिव माइंस होती हैं, कोल माइंस, उनसे ये अपनी खुद की पावर बना देते हैं। तो हो गया ना इंटीग्रेटेड प्लेयर। उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल इनको किसी और से नहीं लेना पड़ता, इनकी खुद की फैक्ट्री के अंदर बन रहा है। यानी 75% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स दैट श्याम मेटालिक्स इज मेकिंग इज अवेलेबल एज अ रॉ मटेरियल इन देयर ओन कंपनी। सो ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड भी है। ये बात समझनी हमको बहुत ज़रूरी है इस धंधे को अगर हमें समझना है तो ये तो बात हुई कि श्याम मेटालिक्स करता क्या है। अब सवाल उठता है कि हम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं, हमें इसमें इतनी ग्रोथ क्यों नज़र आ रही है? तो उसका रीज़न है वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखिए, हम अगर ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो एज अ इन्वेस्टर हम इस तरीके की कंपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर ग्रोथ बड़ी तेज स्पीड से आए, यानी टॉप लाइन यानी सेल्स, कंपनी की सेल्स बहुत स्पीड से ग्रो हो। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन हमेशा एटलीस्ट 20% कैगर की ग्रोथ की होती है कि सेल्स एटलीस्ट 20% से तो ग्रो करनी ही करनी चाहिए। सेल्स 20% से कब ग्रो करेंगी? दो तरीके से ग्रो कर सकती है। पहला, प्राइस इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल,
आज के दिन में स्टील 100 रुपये किलो बिक रहा है, कल वो 200 रुपये किलो बिकने लग जाए, सेल्स ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। ये हो गया पहला तरीका कि सेल्स बढ़ जाए। दूसरा तरीका वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा सस्टेनेबल तरीका है प्राइस ग्रोथ से, क्योंकि प्राइस को हम जज नहीं कर सकते कि फ्यूचर में किस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम को हम जज कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? आज के दिन में आप 50 किलो स्टील बेच रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद आप 100 किलो स्टील बेचने लग जाओगे, यानी आपकी वॉल्यूम्स डबल हो गई, और वॉल्यूम्स डबल होगी तो आपकी सेल्स भी डबल होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि श्याम मेटेलिक्स में अगले 4-5 साल में 20% कैगर से तो एटलीस्ट वॉल्यूम ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए। हमें ऐसा क्यों लगता है? हमें ये इसलिए लगता है क्योंकि श्याम मेटेलिक्स का जो कैपेक्स प्लान है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगले 4 साल में 2600 करोड़ का ईबिटा ये कंपनी ऐड कर लेगी। देखिए, श्याम मेटेलिक्स ने 2023 से 2027 के बीच में 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेट करने के लिए भी और बैकवर्ड इंटीग्रेट करने के लिए भी। जिस कंपनी का मार्केट कैप 22,000-24,000 करोड़ का है, वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए, और कैपेसिटी एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि श्याम मेटेलिक्स अगले 4-5 साल में कंफर्टेबली 20% वॉल्यूम गेन कैगर अचीव कर लेगी। दूसरा पॉइंट आता है मार्जिन एक्सपेंशन। कंपनी क्लेम कर रही है कि आज के दिन में जो हम ईबिटा मार्जिन कमा रहे हैं ना, अगले 4 साल के अंदर हम ईबिटा मार्जिन को 4 या 5% पॉइंट से इंक्रीज कर देंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करी हमने पिछले पॉइंट्स में, अब हम बात कर रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन की, ईबिटा मार्जिन की। जब कंपनी वॉल्यूम और मार्जिन्स दोनों को एक्सपेंड करती है तो शेयर मार्केट ऐसी कंपनी को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, यानी कंपनी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले वीक की जो वीडियो की थी पोकरना के बारे में, वहाँ पर हमको मार्जिन एक्सपेंशन तो नज़र आ रही थी, लेकिन हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इस केस में हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों नज़र आ रहे हैं, यानी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, बॉटम लाइन की अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर पोकरना के मुकाबले। अब सवाल उठता है कि ये 4-5% ईबिटा मार्जिन कैसे गेन करेंगे? इसका आंसर है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, यानी वैट। देखिए, ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फंडा समझना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम कंपनीज कौन सी होती हैं और डाउनस्ट्रीम कंपनीज कौन सी होती हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की एक वैल्यू चेन होती है, यानी सबसे पहले खदान से मिनरल को निकाला गया, उसके बाद उसको साफ किया गया, उसके बाद उसके सरिये बनाए गए, सरिये बना के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया। तो ये एक लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की। जो खदान में से मजदूर निकाल रहा है वो अपस्ट्रीम है प्रोजेक्ट की, और जो कंस्ट्रक्शन के लिए पाइप्स यूज़ हो रही है या सरिये यूज़ हो रहे हैं वो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं जो ऐसा कर रही हैं। और लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स ये है कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज होती है ना, उनको मार्जिन्स हमेशा कम मिलते हैं, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज होती है ना, उनको मार्जिन्स भर भर के मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो स्टील बनाने की कंपनी है टाटा स्टील, जिंदल स्टील, उनको तो मार्जिन्स हमेशा कम मिलते हैं, लेकिन जो पाइप बनाने की कंपनी है जैसे एपीएल, अपोलो, उसको मार्केट ज़बरदस्त प्रीमियम देती है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कोमोडिटाइज बिजनेस नहीं है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि हर एक कंपनी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में आए, सिर्फ अपस्ट्रीम तक कंस्ट्रेंड ना रहे। तो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहते हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करके उसे बेचा है। अर्लियर श्याम मेटेलिक्स सिर्फ अपस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में डील करता था, पैलेट्स बनाए और उनको दूसरी कंपनियों को बेच दिया। अब दूसरी कंपनियां उनका स्टील बना रही हैं। आज के दिन में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपस्ट्रीम मूव करें। अब वो पैलेट से मेटल बनाते हैं, मेटल्स में भी पाइप्स बनाते हैं, कलर कोटेड शीट्स बनाते हैं और उनको बेचते हैं। 2020 में जो फिनिश्ड स्टील था वहाँ से इनका रेवेन्यू आता था 20%, आज के दिन में वो बढ़ के 48% हो चुका है, यानी दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। और इनका 2027-28 तक का प्लान है कि 80% ऑफ देयर रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। तो देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जब रेवेन्यू मिक्स चेंज होता है, पॉजिटिवली चेंज होता है, यानी वो डाउनस्ट्रीम जा रही हैं वो कंपनियां, तो उनकी मार्जिन एक्सपेंड होते हैं, उनको ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलती हैं, उनको ज़्यादा ईबिटा पर टन मिलता है। अब सवाल उठता है कि ये ऐसे कौन से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें हमें ग्रोथ नज़र आती है। तो सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम। देखिए, कंपनी ना एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाती है जिसको लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ किया जा सकता है, यानी बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम की फॉइल। इंडिया में इस तरीके की ग्रेड की कोई भी कंपनी नहीं है जो एल्यूमिनियम फॉइल बनाती हो। आज के दिन में जितनी भी लिथियम आयन की कंपनीज़ हैं इंडिया में, बैटरी कंपनीज़ हैं, वो इंपोर्ट करती हैं। तो इन्होंने MOU साइन किए हैं इन कंपनीज से कि हमारा एल्यूमिनियम आप यूज़ कीजिए।
इस प्रोडक्ट में ईबिटा पर टन बहुत ज़्यादा होता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर टन के आसपास होता है। तो बहुत हैवी मार्जिन्स अवेलेबल है इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा ये प्लान कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो फार्मा ग्रेड एल्यूमिनियम हो, यानी फार्मा कंपनीज को जो हमारी दवाइयाँ आती हैं उनके अंदर पैक हो, वहाँ पर एल्यूमिनियम यूज़ हो। उसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनीज में यूज़ हो, उसके बाद प्रिसीजन कंपनीज में यूज़ हो। इस तरीके के जब ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर ये रेट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस इनके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी इनके हिसाब से चलता है, क्योंकि वो क्वालिटी इनको यहाँ पर मिल रही है, नहीं तो इनको इंपोर्ट करवाना पड़ता। आज के दिन में जितना भी एल्यूमिनियम ये बना रहे हैं ना, उनमें से 60% ये एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर में, वो भी यूएस और यूरोपियन कंपनीज को। जैसे जैसे डिफेंस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है, इंडिया में भी इनका एल्यूमिनियम यूज होने लगेगा। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां पर इन्होंने एंटर किया है। दूसरा बड़ा वेब प्रोडक्ट जिसमें ये एंटर कर रहे हैं वो है स्टेनलेस स्टील। आप में से अगर कोई लोग जिंदल स्टेनलेस स्टील को फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर ईबिटा पर टन 22,000 रुपये के आसपास है, लेकिन कार्बन स्टील में यही 5,000, 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास है। यानी जो स्टेनलेस स्टील है उसको ज़्यादा ईबिटा पर टन मिलता है। श्याम मेटेलिक्स ने रिसेंटली 2023 में स्टेनलेस स्टील में एंटर किया और दे आर डूइंग रियली वेल। ये ब्राइट बार्स बना रहे हैं, CRM प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वायर्स बना रहे हैं। स्टेनलेस स्टील की डिमांड ना इंडिया में 9% से बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खासकर ब्रिजेस हैं, रेलवे है, वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। रीज़न क्या है कि एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ होती है स्टेनलेस स्टील में। अगर समुद्री किनारे आप एक ब्रिज नॉर्मल कार्बन स्टील से सरिये से बनाओगे और एक स्टेनलेस स्टील से बनाओगे तो स्टेनलेस स्टील की ब्रिज ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट की भी डायरेक्शंस आई हैं कि इतने % ऑफ स्टेनलेस स्टील हमें यूज़ करना ही करना है। तो डिमांड पुल स्टेनलेस स्टील में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर मार्जिन्स भी ज़्यादा है। तीसरा बड़ा प्रोडक्ट जिसको लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ वो है कलर कोटेड शीट्स। आपने वेयर हाउसेज देखे हैं या शेड्स देखे हैं जहाँ पर वो नीली या ब्राउन कलर की शीट्स ऊपर लगी होती है आज के दिन में, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। श्याम मेटलिक्स का प्लान है इस मार्केट में एंटर करने का। यहाँ पर ये 600 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर रहे हैं। देखिए आज के दिन में जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो मोस्टली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी वो क्या करते हैं, वो स्टील किसी और से खरीदते हैं, उसके बाद शीट्स बनाते हैं और बेचते हैं मार्केट में। लेकिन श्याम मेटलिक्स का प्लान ये है कि स्टील तो उनका है ही नहीं, स्टील तो उनका खुद का है। अब अपना ही स्टील लेंगे, अपनी ही शीट्स बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पर इनके सरिये बिकते हैं। तो इनका प्लान है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्केट को कैप्चर करने का, क्योंकि वहाँ पर कोई इंटीग्रेटेड प्लेयर ऐसा है नहीं। तो हो सकता है कि शीट बिजनेस से इनके 5500 से 6,000 ईबिटा पर टन इनका आने लग जाए, जो अगेन ज़्यादा है अगर पैलेट से कंपेयर की करें तो, जो ये पहले पैलेट्स बेचते थे। तो अगेन एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट ये अपने पोर्टफोलियो में लेके आ रहे हैं, जो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेंगे और इस तरीके के बिजनेस को हमेशा मार्केट ज़्यादा इज्जत देती है। उसके बाद ये DI पाइप्स में आ रहे हैं। DI पाइप्स क्या होते हैं? डक्टाइल आयरन पाइप्स, पिग आयरन से बनती है। और ये पाइप्स ना ये यूज़ होती हैं वाटर के लिए और सीवेज के लिए। अगर किसी भी DI पाइप की कंपनी को आप फॉलो करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इन कंपनीज के शेयर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो चुके हैं पिछले 3 साल में, 4 साल में। रीज़न क्या है? कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ना इंडिया में, और जितनी भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे जल जीवन मिशन है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री बार बार आके बात करते हैं कि हमको साफ पानी देना है सभी लोगों को। तो इस प्लान के तहत इंडिया में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा नई पाइपलाइन दब रही हैं, वहाँ पर जरूरत पड़ती है DI पाइप्स की। तो 2026 तक या आई थिंक 27 तक इनकी ये DI पाइप्स की फैसिलिटी तैयार हो जाएगी। हालांकि इस सेगमेंट ऑफ बिजनेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो DI पाइप्स में अपॉर्चुनिटीज़ देख के अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही हैं। लगभग 5 मिलियन टन के आसपास नई कैपेसिटी आने वाली है अगले 3 साल के अंदर। और मुझे नहीं पता उस समय डिमांड एनवायरनमेंट क्या रहेगा, क्योंकि आज के दिन में डिमांड एनवायरनमेंट बहुत गजब है। तो वो भी एक पॉइंट है जिसे हमें देखना पड़ेगा। लेकिन नेवरदलेस इट इज़ अ न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेस वेयर दे आर एंटरिंग एंड वी नीड टू कीप अ आई ऑन इट। यहाँ पर ईबिटा पर टन आपको लगभग 8 से 9,000 रुपये के आसपास मिलने की उम्मीद है। हालांकि आज के दिन में जो प्लेयर्स कमांड कर रहे हैं वो 15,000 16,000 भी कर रहे हैं, हाहाकार मची हुई मार्केट में। तो उस मार्जिन को हम नहीं लेंगे, हम थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि 8-9,000 तो शायद कमा ही लेगी कंपनी, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होने वाला है। तीसरा बड़ा रीज़न जो मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है हाउ श्याम मेटलिक्स कंट्रोल द कॉस्ट। देखिए हमने पहले वाले जो पॉइंट्स थे उनमें बात की कि ये प्रोडक्ट्स क्या बनाने वाले हैं। इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को सस्ता कैसे बना सकते हैं।
सस्ता कब बनाएगी कंपनी? जब वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेगी। और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेगी? बैकवर्ड इंटीग्रेट करके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर DI पाइप्स बना रहे हैं ये, तो पाइप्स बनाने से पहले उसके रॉ मटेरियल पे इनका पूरा कब्जा है, क्योंकि रॉ मटेरियल ये उसी फैक्ट्री में बना रहे हैं जहाँ पर पाइप्स बना रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं है, और जो बीच में मिडल मैन को मार्जिन्स देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैप्टिव पावर, जो ये अपने घर के अंदर बिजली बना रहे हैं। देखिए, ये जब घर के अंदर बिजली बनाते हैं, खुद के कैप्टिव प्लांट से अगर बिजली बनाते हैं, तो इनको 2.5 रुपये के आसपास की पर यूनिट पड़ती है। लेकिन अगर ये यही स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खरीदेंगे तो इनको बिजली की यूनिट पड़ेगी 5 रुपये और 6 रुपये, यानी 50% के आसपास का मार्जिन है। ठीक है। 80% ऑफ जितनी भी बिजली ये यूज़ करते हैं, ये अपने घर में घर वाली बिजली यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये 500 से 600 करोड़ रुपए हर साल बचा लेते हैं बिजली के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा ये और कैसे बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं? ब्लास्ट फर्नेस लगा रहे हैं, ये कोक ओवंस लगा रहे हैं, उसके बाद ये रेलवे स्लाइडिंग्स लगा रहे हैं। यानी सबसे सस्ता तरीका जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का होता है, इतने हैवी मटेरियल सरिये वरियों को होता है, वो रेलवे होता है। तो रेलवे इनके घर तक तो आती नहीं है, इनकी फैक्ट्री तक तो आती नहीं है, तो ये अपनी खुद की रेलवे लाइन लगा लेते हैं। वो अगेन सस्ती पड़ती है ट्रक से। ठीक है। तो कैप्टिव पावर और रेलवे लाइन एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनका। उसके बाद ये बेनिफिकेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं। ठीक है। बेनिफिकेशन क्या होता है कि कई ओर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर आयरन कंटेंट कम होता है, तो उनको बेनिफिकेशन में करना पड़ता है ताकि उनका कार्बन कंटेंट और कम हो सके और आयरन कंटेंट बढ़ सके। तो ये सब बैकवर्ड इंटीग्रेट करके ये एक लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर आपको सर्वाइव करना है ना, तो आपको लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं, टाटाज हैं, जिंदल्स हैं, ये खा जाएंगी आपको उठा के। ठीक है। तो इस कंपनी का कॉस्ट को रिड्यूस करने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। चौथा बड़ा रीज़न जो ये मुझे कंपनी बहुत पसंद आ रही है, वो है एक्सपेंशन विदाउट डेट। ये जो पॉइंट है ना, ये शायद मेरा फेवरेट पॉइंट है, और ये इस कंपनी को हर दूसरी कंपनी जो इस सेक्टर में ना, उससे अलग बना देता है। देखिए, ये कंपनी ना 10,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है 5 साल के अंदर। 10,000 करोड़ इस तरीके की कंपनी का जिसका मार्केट कैप 22-25 करोड़ है, बहुत बड़ी बात होती है। इतना सारा कैपेक्स ना ये कंपनी बिना डेट के करने वाली है। यानी जो पैसा इन्होंने अपने धंधे से कमाया है ना, इंटरनल एक्रूवल्स जो हैं, उसी को री इन्वेस्ट करने वाली है अपने फ्यूचर कैपेक्स के लिए। कितनी बड़ी बात है। इस इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे टाटा हो, जिंदल हो या सील हो, सबकी बैलेंस शीट उठा के देखिए, इतनी डेट हैवी बैलेंस शीट है, क्योंकि ये बिजनेस ही बहुत डेट हैवी बिजनेस है। यहाँ पर एक ब्लास्ट फर्नेस 1000 करोड़ रुपए की बनती है। इस तरीके की इंडस्ट्री में ये कंपनी इंटरनल एक्रूवल से, बिना किसी नेट डेट के, ये कंपनी ग्रो कर रही है। जितना भी डेट इस कंपनी के ऊपर है ना, वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए ये लेते हैं। ये कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कहीं पर भी डेट नहीं ले रहे, जो बहुत बड़ी बात है। और अगर इस कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो इस कंपनी ने पिछले 20 साल में बिना डेट के ही ग्रो किया है। डेट नहीं लिया, ये इंटरनल एक्रूवल से ही ग्रो करते हैं। और ना इनकी मैनेजमेंट ना हमेशा ये बात बार बार बताती है कि वो किसी भी धंधे में ना बड़ी कॉशियसली एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 में इन्होंने प्लान किया कि हम स्टेनलेस स्टील पे घुसेंगे। अब स्टेनलेस स्टील का इनको एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो बजाय कि एक नई फैसिलिटी पे 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के, इन्होंने एक कंपनी खरीद ली मित्तल कॉर्पोरेशन करके, जो स्टेनलेस स्टील बनाती थी। ठीक है। उस कंपनी को इन्होंने चलाया 2 साल। उसको चला के इनको एक्सपीरियंस हो गया, इनको समझ में आ गया कि इस धंधे में पैसा बन सकता है। अब जब इनको कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसके बाद ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में स्टेनलेस स्टील की नई यूनिट लगाने के लिए। ठीक है। तो बंदों का दिमाग देखिए कि ये अननेसेसरी डेट नहीं लेना चाहते। ये जब तक किसी धंधे में कॉन्फिडेंट नहीं है, तब तक उस धंधे में एंटर नहीं करते। तो ये चीज़ ना मुझे इस कंपनी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और शायद यही रीज़न है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न। क्योंकि और चीज़ें और कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ, ईबिटा ग्रोथ सभी कंपनी दे देती है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट को इतना क्लीन रखना, ये सबके बस की बात नहीं है, और इतने डेट हैवी बिजनेस में तो खासकर। अब बात करते हैं रिस्क की। देखिए, मैंने बहुत अच्छी बातें कर ली, मैंने बहुत बढ़िया बातें बता दी धंधे के बारे में, लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क को अच्छी तरह एनालाइज नहीं कर सकता ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्टेनेबल सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकता। ये बात अपनी गांठ बांध लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रिस्क को आते ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिस्क ही तो देखने का होता है। यही तो हमें बताया गया कि स्टॉक में से निकलना कब है। ठीक है। तो रिस्क को हमेशा बहुत ध्यान से देखो, और इस जैसी कंपनी में तो रिस्क बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क, सबसे खतरनाक रिस्क कि कमोडिटी प्ले है। स्टील के रेट क्या चल रहे हैं, श्याम भाई के हाथ में कुछ नहीं है। श्याम मेटेलिक्स डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं अपना स्टील कितने रुपए का बेचूंगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या चल रहे हैं, उससे इंडिया के अंदर प्राइसेस डिसाइड होते हैं।
उसके बाद चाइना में क्या चल रहा है, चाइना में ओवर प्रोडक्शन चल रही है या ओवर कंस्ट्रक्शन चल रही है, डिमांड सप्लाई की क्या सिचुएशन है, लड़ाइयाँ कहाँ पर चल रही हैं, जो हमारे फ्रेट्स हैं वो कैसे चल रहा है, उसके चार्जेस कैसे चल रहे हैं, लॉजिस्टिक कैसा चल रहा है, इंडिया के अंदर डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, गवर्नमेंट कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। इतने सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्टील की कीमत क्या है। श्याम मेटालिक्स डिसाइड कर ही नहीं सकता कि मैं अपना स्टील कितने रुपए का बेचूंगा। तो अगर स्टील के रेट आज के दिन गिर जाते हैं तो इस कंपनी को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, ना आप बचा सकते ना मैं बचा सकता। हमें अपनी पहली नज़र बना के रखनी होगी स्टील के प्राइसेस पर। स्टील के प्राइसेस कैसे, चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शायद एक कंपनी चाइना का इतना स्टील बना देती है जितनी इंडिया की सारी कंपनीज मिलकर भी नहीं बनाती। तो वहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा रिस्क है कोमोडिटी प्राइसेस हैं। हम जो मैन्युफैक्चरर है श्याम मेटालिक्स वो डिसाइड नहीं कर सकता मैं अपना प्रोडक्ट कितना बेचूंगा। इसको ये मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में आके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनको ज़्यादा वैल्यूएशन देती है, क्योंकि वहाँ पर कोमोडिटाइज्ड नहीं होते प्राइसेस। ठीक है, डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू डिसाइड कर सकता है बनाने वाला। ये जो एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और लिथियम आयन बैटरीज को देते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, वहाँ पर ये डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ गई, अब मैं जो अपनी एल्यूमिनियम फॉयल बेचूंगा वो आपको महंगी बेचूंगा। तो इनकी मार्जिन पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब ये सिर्फ स्टील बेच रहे हैं, स्टील के पैलेट्स बेच रहे हैं, तो वहाँ पर ये डिक्टेट नहीं कर सकते। वहाँ पर जो मार्केट देगी वो देगी इनको, वो इनको हाथ जोड़कर लेना पड़ेगा। तो कोमोडिटी बिजनेस और नॉन कोमोडिटी बिजनेस में आप डिफरेंस समझिए। ये बात मैं मोस्टली हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको। पीसीबीएल में बताया मैंने, पोकरना में मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ को ना आप और रिसर्च करिए और बढ़िए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने वाला, जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी को कितना वैल्यूएशन मिलता है। अब दूसरा बड़े रिस्क पर आते हैं, वो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। देखिए डिटेल्स में मैं अगली वीडियो में जाऊँगा जहाँ पर मैं इसका डिटेल्ड वैल्यूएशन करेंगे एक्सेल शीट के थ्रू। अभी चीज़ को इस तरीके से समझिए, पिछले 3-4 साल से ना मेटल माइनिंग कंपनी का हनीमून पीरियड चल रहा है। स्टील के प्राइसेस ऑलमोस्ट वहीं पर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुए हैं। और जितनी भी मेटल और माइनिंग कंपनीज़ हैं ना वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में जा रही हैं, और उनकी जो वैल्यूएशन है ना वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद आज के दिन में जितनी भी कंपनीज़ हैं ना वो सारी एक प्रीमियम पे शेयर मार्केट में है। एक उनको आज प्रीमियम मिल रहा है जितना उनको हिस्टोरिकली मिला है उसके कंपैरिजन में। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंड नहीं हो सकती कंपनी की। आज के दिन में 14-15 के आसपास EV to EBITDA मिल रहा है शाम को। मुझे नहीं लगता कि ये अगले 5 साल में 20 का हो जाएगा। मुझे सीरियसली डाउट है, क्योंकि स्टील में कोई ना कोई तो हरकत होगी, पक्का चाइना कुछ गड़बड़ करेगा और कमोडिटी के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे। इसके बाद आज के दिन में जो इनको वैल्यूएशन मिल रही है वो वैल्यूएशन नहीं मिला करेगी, मार्केट इनको उतनी इज्जत देना बंद कर देगी। तो हमको ना इस कंपनी को या इस सेक्टर को इस तरीके से देखना है कि शायद री रेटिंग ना हो, यहाँ पर वैल्यूएशन की री रेटिंग ना हो। तो इसकी डिटेल मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि हम कहीं इस स्टॉक को टॉप ऑफ द साइकिल तो नहीं खरीद रहे हैं। पता चला कि साइकिल आज के दिन में हम सबसे ऊपर बैठे हैं और यहाँ से सिर्फ डाउन हिल है। तो अगर हम साइकिल के टॉप पर बैठे हैं तो भी हमको कोई नहीं बचा सकता, चाहे पूरी शेयर मार्केट अच्छा करे। लेकिन अगर मेटल और मिनरल स्पेस ने नीचे जाने का डिसाइड कर लिया है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, तो ये जाएगा और फिर हम डूबेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर नज़र बना के रखिए प्लीज़। अब बात करते हैं तीसरा बड़ा रिस्क। मुझे ऐसा लगता है कि श्याम मेटालिक्स ने ना अपने पैर बहुत सारी जगह पे फंसा दिए। ये DI पाइप्स भी बना रहे हैं, ये कलर कोटेड शीट्स भी बना रहे हैं, ये एल्यूमिनियम फॉयल भी बना रहे हैं, ये स्टेनलेस स्टील भी बना रहे हैं, ये हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, पैलेट्स भी बना रहे हैं, स्पंज आयरन बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। अरे भाई कहीं तो रुकोगे। अब जब कंपनी इतनी सारी जगहों पर अपने पैर फंसा देती है ना, तो एज अ इन्वेस्टर हमें पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ बना रही होती तो हम EBITDA पर टन कंपनी का देखते रहते और देखते हाँ भाई ये कंपनी सिर्फ एल्यूमिनियम फॉयल बना रही है और इसका EBITDA पर टन बढ़ रहा है तो ये कंपनी अच्छा कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर इतने सारे मूविंग पार्ट है इस कंपनी के अंदर जो शायद बड़े इंटीग्रेटेड प्लेयर्स में भी नहीं है। जिंदल और टाटा भी ऐसा नहीं कर रहे, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं बना रहे जितना अकेला श्याम मेटालिक्स बना रहा है। एज ए इन्वेस्टर हमें एक बात और समझनी होगी कि जो कंपनी जितनी सिंपल होती है ना, मार्केट उसको उतना ज़्यादा प्रीमियम देती है। रिलायंस को बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसलिए नहीं बनता क्योंकि इतने सारे बिजनेस वर्टिकल्स हैं, इतने सारे बिजनेस वर्टिकल्स में समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। उसी तरीके से श्याम मेटालिक्स में भी मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर ये सिंपल होता ना तो इस कंपनी में मैम और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन नेवरदलेस जो है वो है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। हमने रिस्क की बात करी,
अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, श्याम मेटालिक्स की एक और वीडियो आएगी जहाँ पर मैं बात करूँगा कि टेक्निकल्स कैसे नजर आते हैं, टेक्निकल स्टॉक्स के कैसे हैं, और वैल्यूएशन की एक्सेल शीट कैसी है कि ये स्टॉक कैसा लगता है कि अगर 4 साल में कितना पैसा बना के देगा, इसकी बात करूँगा। और मैं बात करूँगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, यानी मेरी पोजीशन साइजिंग किस तरीके से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और वहाँ से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है कि इस तरीके के बिजनेस में किस तरीके से आप अपनी पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 2-3 दिन में शायद वो वीडियो आ जाएगी। इन कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, रिसर्च करिए, और शेयर मार्केट में पैसा ज़रूर बनेगा, लेकिन वो पैसा जब बनेगा जब आप खुद अपनी रिसर्च करेंगे, खुद अपनी मेहनत करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।